हेलो दोस्तों, वेलकम टू ACT क्लासेस। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम है आकिब रसूल और आज ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है बेसिक साइंस सीरीज़ का, जो कि आपके फॉरेस्टर के एग्ज़ाम के सिलेबस में है। ठीक है, तो इससे पहले हमने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन जो है वो हमने कंप्लीट किया है। अगर आपने अब तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले वो देखिए। उस पर हमने एक MCQs का सेशन भी किया है जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो पहले मैंने आपको बताया था जो मोशन है ये हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और मोशन इन ए प्लेन। तो पहला वाला पार्ट हमने इसका कंप्लीट किया है। तो पहले आप वो देखिए, उसके बाद आप ये वाला जो चैप्टर है वो स्टार्ट करें। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मोशन इन ए प्लेन। तो आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। तो जो मोशन इन अ प्लेन है इसको हमने तीन कंपोनेंट्स या तीन पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। पहला नंबर है वेक्टर, और दूसरा है प्रोजेक्टाइल मोशन, और तीसरा पार्ट जो है वो है सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इस तरह से हम जो ये मोशन इन अ प्लेन है हम इसको दो लेक्चर्स में हम क्लोज करेंगे। पहले लेक्चर में हम क्लोज करेंगे वेक्टर्स, दूसरे लेक्चर में हम करेंगे कवर प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स के बारे में। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे जो हमारा पहला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1, उसमें हमने डिस्कस किया था यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, और उसी में हमने डिस्कस किया था फिजिकल क्वांटिटीज़ भी। हमने देखा था वहाँ पे जो हमारे फिजिकल जो ये होते हैं यूनिट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक फंडामेंटल यूनिट्स और डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, और हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में भी पढ़ा था, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। इनके सारे जो है, एक तो हमने ऐसे यूनिट्स इनके ऑलरेडी पढ़े हैं और इनके डायमेंशंस भी हमने निकाले हैं कि किस फिजिकल क्वांटिटी का क्या डायमेंशन है और वो हम कैसे निकालते हैं। और कन्वर्जन्स भी हमने इसमें सीखा था कि ऐसा यूनिट हम डायमेंशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डायमेंशंस वापस हम ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो जो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं मेनली हम ये तीन कैटेगरीज में जो है डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहली कैटेगरी क्या है? पहली कैटेगरी है वेक्टर्स, सेकंड कैटेगरी है स्केलर्स, और थर्ड कैटेगरी जो है वो है टेंसर्स। ठीक है, तो जो ये आज का लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो अगर हम पहले वेक्टर्स की बात करेंगे तो तीनों हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले हम वेक्टर्स की बात करेंगे। वेक्टर्स किन्हें हम कहते हैं? ये ऐसी मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वांटिटी हमारे पास ए है, ए क्या हमारी एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, इसके पास अगर होगा फॉर एग्जांपल मैग्नीट्यूड, क्या होगा? मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके पास होगी डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन भी होगी इसमें। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। और तीसरी जो कंडीशन है, ये ओबे करनी चाहिए क्या? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन या वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, तो इस क्वांटिटी को हम तब कहते हैं ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेक्टर्स किन्हें हम कहते हैं? जिनमें मैग्नीट्यूड हो, जिनकी डायरेक्शन हो, एंड दे शुड ओबे लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो इस क्वांटिटी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ये है वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा। आपने करंट के बारे में सुना ही होगा। देखिए, जो करंट जो है इसका जो एसआई यूनिट है, इसका एसआई यूनिट क्या है? इसका एसआई यूनिट है एम्पियर। देखिए, जब भी हम करंट जो है मेजर करते हैं, हम कैसे मेजर करते हैं? हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल 0.5 एम्पियर करंट, या 1 एम्पियर करंट, या 2 एम्पियर करंट। ठीक है, तो ऐसे हम इसको मेजर करते हैं। ये 0.5, 1, 2 ये क्या है? ये है इसका मैग्नीट्यूड। ये क्या है? ये इसका मैग्नीट्यूड है। और अगर हम डायरेक्शन की बात भी करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर कोई करंट है, कंडक्टर है, इसके थ्रू क्या फ्लो होगा? इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती है करंट के पास, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो करंट है ये फिर भी क्या वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये कौन सी क्वांटिटी? ये है स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है? ये है स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि जो ये वाला पार्ट है, कंडीशन नंबर थर्ड, ये फुलफिल नहीं करता है। जो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन है ये ओबे नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सिंपल जो है स्केलर एडिशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें करंट को ऐड करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक कंडक्टर है, इसमें करंट पास हो रहा है 2 एम्पियर, तो यहाँ से एक और कंडक्टर आ गया। ठीक है, इसमें पास होता है 1 एम्पियर करंट, और अगर हम इनका सम करेंगे ना तो समेशन क्या आएगा? 2 + 1 3 एम्पियर करंट। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन हम नहीं करते हैं। ठीक, तो ये जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ये फुलफिल मतलब ओबे नहीं करता। ठीक है, इस वजह से जो करंट है ये क्या है? ये है स्केलर क्वांटिटी।
ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो तीनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए यहाँ पे? पहली कंडीशन है इसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरा इसके पास डायरेक्शन होनी चाहिए, एंड थर्ड कंडीशन इज के ये ओबे करना चाहिए लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बाकी एग्जांपल्स हम देखेंगे अब वेक्टर्स की कौन कौन सी एग्जांपल है। देखिए अगर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की, देखिए ये हमने ऑलरेडी कवर की है सारी फिजिकल क्वांटिटीज हमने, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, इम्पल्स, वेट, थ्रस्ट, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी, ये सारी क्या है? ये सारी हैं वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे, हम लिखते हैं 10 किलोमीटर्स पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट या टुवर्ड्स वेस्ट या टुवर्ड्स नॉर्थ या टुवर्ड्स साउथ। देखिए यहाँ पे जो ये 10 किलोमीटर पर आवर है, ये क्या है? ये है मैग्नीट्यूड इसका, ये है मैग्नीट्यूड। और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ क्या है? ये है डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और यहाँ पे डायरेक्शन भी है। तो ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे वेट की, देखिए वेट को मास के साथ जो है रिलेट, मतलब ये नहीं करना है, ठीक है। वेट अलग एक चीज़ है और मास क्या है? मास अलग एक चीज़ है, ठीक है। जो मास का जो ऐसा यूनिट है वो है किलोग्राम, केजी। और अगर हम वेट की बात करेंगे, वेट का ऐसा यूनिट क्या है? वो है न्यूटन। तो न्यूटन एक फोर्स है, ठीक है। न्यूटन क्या है? फोर्स। इसमें क्या है? इसमें मैग्नीट्यूड भी है, इसमें डायरेक्शन भी होती है। और जो डायरेक्शन होती है वेट की वो क्या होती है? वो टुवर्ड्स द ग्राउंड होती है, यानी कि टुवर्ड्स द अर्थ होती है इसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो अक्सर ये क्वेश्चन आता है ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज, तो ऑप्शन में होगा किलोग्राम भी प्रेजेंट, न्यूटन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे किलोग्राम जो है ये गलत ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये थी हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़। तो इसके बाद है दूसरी कैटेगरी हमारी, वो है स्केलर क्वांटिटीज़। देखिए अगर हम स्केलर क्वांटिटीज़ की बात करेंगे, यहाँ पे हम खाली बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, ठीक है। ए स्केलर क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी विथ ओनली मैग्नीट्यूड सच एज मास एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो ये कौन सी क्वांटिटीज़ है जिनके पास क्या होगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्पीड की बात करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे सेम ये एग्जांपल लेंगे 10 किलोमीटर्स पर आवर, ये क्या है? स्पीड। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन जो है मेंशन नहीं करते हैं, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, वो सारा हम यहाँ पे क्या मेंशन नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो स्केलर क्वांटिटी है यहाँ पे डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन प्रेजेंट नहीं होती है, खाली होता है मैग्नीट्यूड। तो स्पीड क्या है? स्पीड हमारी जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। और इसी तरह टाइम है, टेम्परेचर, हम कहते हैं फॉर एग्जांपल 10 डिग्री सेल्सियस या 50 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। यहाँ पर इसी तरह टाइम हम कहते हैं 3 PM, 4 PM, ठीक है, 8 AM। तो यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे हम खाली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, ठीक। और तीसरी जो कैटेगरी है फिजिकल क्वांटिटीज़ की, वो है टेंसर क्वांटिटीज़। यहाँ पे अगर हम देखें, फिर टेंसर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो ना कि वेक्टर हो ना स्केलर हो, ठीक है। ना ये इस कैटेगरी में आती है, ना ये इस कैटेगरी में आती है, ठीक है। इसकी जो एग्जांपल्स है, मेन एग्जांपल है स्ट्रेन है, कंडक्टिविटी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए ये सारी क्वांटिटीज़ हमें पढ़नी है, इनके मतलब जिन जिन चैप्टर्स में ये कंसेप्ट हैं, ठीक है। तो सारा कुछ हम पढ़ेंगे। अब तक हमने जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारा हमने ऑलरेडी कवर किया है मोस्टली इन स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर्स में हम क्लोज करेंगे मोमेंटम, फोर्स, इम्पल्स, ठीक है, ये सारा हम कवर करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए अब बात करेंगे हम रिप्रेजेंटेशन की। जो वेक्टर है ये हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल अगर कोई वेक्टर है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बोल्ड लेटर से, ठीक है, या बोल्ड फेस लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या करते हैं? देखिए या तो हम ऐसे बोल्ड फेस लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक तो ये है, और दूसरा क्या तरीका, एक लेटर हम लिखेंगे और इसके ऊपर डालेंगे हम ऐसे एरो, क्या डालेंगे? एरो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इसका एक मतलब सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम क्या करेंगे, क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड देखना है। मैग्नीट्यूड हम इसका कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम हमारे पास एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड का होगा ए, और इसको हम रखेंगे मॉड्स में, मॉड में रखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ क्या? मैग्नीट्यूड किसका? वेक्टर का। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये क्या है? ये एक एरो है, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एक वेक्टर, ठीक है। देखिए इसके पास क्या है? इसके पास एक तो है हेड और दूसरे इसके पास टेल, क्या है? हेड और टेल, ठीक है। जो हेड है, हेड क्या मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है? हेड दिखाता है हमें, ये देता है डायरेक्शन, यानी जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। और ये जो लेंथ है इसकी, ये लेंथ क्या है? ये लेंथ देता है, ये देती है
मैग्नीट्यूड, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड है वो कितना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये है हमारे कोऑर्डिनेट्स, देखिए यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे वेक्टर ड्रा करूँ तो इसकी डायरेक्शन क्या है, हम कहेंगे इसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे एक और वेक्टर में ड्रा करूँ तो इसकी डायरेक्शन क्या है, वेस्ट। क्यों, ये हमारा ये जो हेड है ये क्या देता है हमें, ये दिखाता है हमें कि जो वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इसी तरह एक दो वेक्टर्स लेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंथ किसकी ज़्यादा है, लेंथ यहाँ पे ज़्यादा है वेक्टर बी की। तो हम कहेंगे जो मैग्नीट्यूड है किसका, वेक्टर बी का, ये है ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ये क्या दिखाता है, ये लेंथ जो है ये दिखाती है हमें मैग्नीट्यूड कि किस वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये है हमने यहाँ पे आपको दिखाया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है वो क्या है। ठीक है, बोल्ड फेस लेटर से भी, और इसके ऊपर हम एरो भी डाल सकते हैं। और ये यहाँ पे इसके पास क्या होगा, हेड होगा और टेल भी होगी इसके पास। ठीक है, तो ये थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। देखिए अगर हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात करेंगे, बहुत सारे टाइप्स हैं वेक्टर्स के, लेकिन मेनली हम यहाँ पे 4 वेक्टर जो हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, हमारे पास दो वेक्टर हैं, अगर इनकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इनकी क्या होगी, सेम होगी, डायरेक्शन होगी इनकी सेम। ये देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम। और आप अगर यहाँ पे लेंथ भी देखेंगे, लेंथ भी क्या है इनकी, ये भी सेम है, यानी इसका क्या मतलब है, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड होगा सेम, मैग्नीट्यूड होगा सेम, और डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन भी होगी क्या, सेम। तो इन वेक्टर्स को हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। इन वेक्टर्स को क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर्स। यहाँ पे देख सकते हो आप, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। तो ए एंड बी क्या है, ये है इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होंगे, जिनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा और डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम। ठीक है, तो ये थे इक्वल वेक्टर्स। इसके बाद है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन ड्रा मैंने की। अब अगर दो वेक्टर्स है हमारे पास, ये दोनों वेक्टर्स जो हैं ये एक लाइन के पैरेलल है और आपस में भी ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है ये यहाँ पे मैटर नहीं करते हैं। यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम पहले डायरेक्शन की बात करेंगे, ये दो वेक्टर्स हैं वे ए और बी, इनके बीच जो एंगल है, इनके बीच जो एंगल है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच जो एंगल है, ये हो सकता है मतलब 0 डिग्री के बराबर भी, यह हो सकता है 180 डिग्री के बराबर भी। और जब इनका एंगल जो है वो होगा 0 डिग्री के बराबर, तो इट मीन्स जो इनकी जो डायरेक्शन है वो होगी सेम। डायरेक्शन क्या होगी, सेम, क्योंकि इनके बीच क्या है, वेक्टर जो यह एंगल है वो है 0 डिग्री। अब अगर हम देखेंगे अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इनकी डायरेक्शन एंगल जो है वो होगा 180 डिग्री। ठीक है, अगर 180 डिग्री एंगल होगा तो इनकी डायरेक्शन अपोजिट, और अगर इनकी डायरेक्शन सेम होगी तो इनका ये क्या है, थीटा है, मतलब एंगल है इनका 0 डिग्री। ठीक है, ये है डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड इनका डिफरेंट हो सकता है, मैग्नीट्यूड भी, मतलब यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये नहीं कि मैग्नीट्यूड इनका सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए ना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेक्टर सी, वेक्टर बी और वेक्टर ए, देखिए तीनों की वेक्टर सी और वेक्टर ए की क्या है, डायरेक्शन सेम है, बी क्या है वो रिवर्स डायरेक्शन है। ठीक है, आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या है, ये सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ए का, उसके बाद बी का, तो मैग्नीट्यूड भी यहाँ पे डिफरेंट है। ठीक है, तो ये यहाँ पे होंगे स्केलर मल्टीपल भी हो सकते हैं एक दूसरे के। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, हम लिखेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू एम टाइम्स वेक्टर बी। तो एम क्या है, एम एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये हो सकता है 1 के बराबर, 2 के बराबर, 3 के बराबर, 4, 5, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे ए क्या है, यह स्केलर मल्टीपल ऑफ बी। ठीक है, तो मेन जो पॉइंट है यहाँ पे, एक तो ये होनी चाहिए पैरेलल आपस में। ठीक है, फिर जो डायरेक्शन है ये सेम भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकती है, और या ये क्या हो सकते हैं, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है या स्केलर मल्टीपल भी हो सकता है एक दूसरे का। ठीक है, तो ये थे हमारे पैरेलल वेक्टर्स। इसके बाद है एक और इम्पॉर्टेंट वेक्टर है जिन्हें हम कहते हैं यूनिट वेक्टर्स। क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर्स। देखिए अगर आप देखेंगे नाम से पता चलता है जो यूनिट वेक्टर्स है इनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो है यूनिट के बराबर, यानी कि 1 के बराबर। इनका मैग्नीट्यूड होता है किसके बराबर, 1 के बराबर है इनका मैग्नीट्यूड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वेक्टर है ए। ठीक है, हमारे पास क्या है, वेक्टर ए, या हमारे पास वेक्टर बी सी डी कुछ भी ले लो आप। ठीक है, इस वेक्टर ए के अलॉन्ग, फॉर एग्जाम्पल ये है वेक्टर ए,
इसके अलावा क्या है, इसके अलावा होगा एक और वेक्टर, उसको वेक्टर को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप, यानी कि ऊपर डालते हैं हम इसको कैप ऐसे, यानी कि फॉर इसी तरह अगर बी कोई वेक्टर है तो वेक्टर बी के अलावा जो यूनिट वेक्टर होगा वो हम कैसे रिप्रेजेंट करें, बी कैप, इसको बोलते हैं कैप, ठीक है, या हैट, बी कैप, ए कैप, सी कैप, ठीक है, ये है रिप्रेजेंटेशन की इसकी यूनिट वेक्टर की। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है फॉर एग्जाम्पल हमारा यूनिट वेक्टर ए है, ये होता है बराबर वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय और इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इन दोनों का रेशियो, यही होता है क्या, यूनिट वेक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं v, अगर कोई यूनिट वेक्टर है v इज इक्वल टू वी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर, यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय इट इज मैग्नीट्यूड, यानी कि एक वेक्टर को जब हम इसी के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर है और उस वेक्टर को हम उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करेंगे, उसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। इसको हम रीड कैसे करते हैं, ए कैप, यानी कि ए के ऊपर ये कैप डालते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे यूनिट वेक्टर्स। और इसके बाद क्या है, इसके बाद एक और कैटेगरी है, उसको हम कहते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर्स क्या होते हैं, जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। और डायरेक्शन भी क्या होते हैं, आर्बिट्री, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन भी हमें पता नहीं होती है, पता हम मतलब नहीं बोल सकते। देखिए मैंने आपको पहले बताया फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर है, ये क्या है, हेड, और ये है इसकी टेल, ठीक है, और ये जो लेंथ है ये क्या डिनोट करते हैं, ये करते हैं डिनोट मैग्नीट्यूड। अब अगर किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 के बराबर होगा तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये वाला पार्ट उस वेक्टर में होगा ही नहीं। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे खाली एक तो टेल होगी और होगा उसका हेड उस वेक्टर का, यानी कि ये है फॉर एग्जांपल टेल और ये है हेड, ठीक है। तो ये बन जाएगा जीरो वेक्टर, ये जीरो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, नोटेशन हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है जीरो वेक्टर है डॉट एक है, क्यों, क्योंकि इसमें ये वाला पार्ट है ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 0 के बराबर, ठीक है। अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, उस वेक्टर को हम कहते हैं जीरो वेक्टर, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये थे कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इसी तरह कोप्लेनर वेक्टर हैं जो एक ही प्लेन, कॉमन प्लेन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसी तरह और भी वेक्टर्स हैं, वो आप देख लेना। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, ये हमने देखा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए अभी मैंने पहले ही स्लाइड में आपको बताया था कि हमारे पास जो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन है या वेक्टर अलजेब्रा है वो हमारे पास दो टाइप के लॉज हैं, ठीक है। कौन कौन सा, एक है ट्रायंगल लॉ और दूसरा है पैरेललोग्राम। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, इनको हम क्या है रिप्रेजेंट कर सकते हैं टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनका रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट यानी कि सम होगा, इन दो का रिजल्टेंट जो होगा वो कैसे हम ड्रा करें, वो ये होता है क्लोजिंग साइड इनका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो वेक्टर्स हैं इनको क्या लेते हैं हम, इनको लेते हैं हम ऑर्डर में, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं वेक्टर ए है, वेक्टर ए का जो हेड है ये किससे ज्वाइन किया हमने, वेक्टर बी के टेल के साथ, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी यहाँ पे देख सकते हैं टेल और हेड यहाँ पे एक दूसरे के साथ टच करते हैं, ऐसा नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर है तो ये वेक्टर बी है ना, हेड हेड नहीं। यहाँ पे क्या करना है, एक वेक्टर का हेड और दूसरी वेक्टर की टेल, ठीक है, ये आपस में ज्वाइन करते हैं। और जो एक क्लोजिंग साइड होता है ये होता है क्या, रिजल्टेंट इन दो वेक्टर्स का। और ये हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये किसके बराबर होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। यही कहता है इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, तो ये क्या लेते हैं हम सेम ऑर्डर में, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द क्लोजिंग साइड, जो इनका क्लोजिंग साइड होता है ये क्या देता है, ये देता है इन दो का रिजल्टेंट ऑफ ए ट्रायंगल इन अपोजिट ऑर्डर, किस ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर में, यानी कि आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये थी डेफिनेशन किसकी, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की। तो ये क्या है, ये एक कंडीशन है एक वेक्टर के लिए। तो फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम निकालते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इस रिजल्टेंट वेक्टर की, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा और इसकी डायरेक्शन जो है वो हम कैसे निकालेंगे और वो किसके बराबर है। मान लीजिए हमारे पास ये वेक्टर ए है, क्या है, ये है वेक्टर ए, और ये क्या है, ये हमारा वेक्टर बी, और देखिए और ये क्या है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर सी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे जो रिजल्टेंट है यानी कि सी क्या है, रिजल्टेंट यहाँ पे ये बनाता है एंगल अल्फा किसके साथ, एंगल ए के साथ बनाता है कितना, एंगल अल्फा। तो इसका जो यहाँ पे
मैग्नीट्यूड है किसका, वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर का, यानी कि सी का, वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। यानी कि रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट जो है रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर होता है, ए स्क्र यानी कि वेक्टर ए का स्क्र प्लस वेक्टर बी का स्क्र प्लस ट्वाइस वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा कौन सा एंगल है, थीटा ये वाला एंगल है जो किन के बीच है, वेक्टर बी और वेक्टर ए के बीच में, ठीक है, ये वाला एंगल है, ठीक। तो ये है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, अंडर रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। देखिए यहाँ पे इसका प्रूफ भी दिया हुआ है, तो यहाँ से आप इसका प्रूफ देख लेना है, प्रूफ की वैसे कोई ज़रूरत नहीं, आपको बस सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है, ये वाली एक्सप्रेशन, ठीक है। और जो इसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन किससे हम पता करते हैं, अल्फा से, हम एंगल अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, तो वही है इसकी जो डायरेक्शन, क्या इसकी डायरेक्शन क्या है, वो होती है, वो कौन देता है हमें, वो अल्फा देता है, यानी कि एंगल वो किसके बराबर होता है, tan इनवर्स b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा, tan इनवर्स b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। तो ये वाली एक्सप्रेशन भी आपको याद रखनी है। तो ये क्या है, अल्फा, अल्फा क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, और मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे डेराइवेशन की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैंने यहाँ पे डिराइव करके रखा है, तो यहाँ से आप जो है ये देख सकते हैं डिराइव हमें किस डिराइव हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये डायरेक्शन है। तो ये था हमारा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बाद है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए एक्सप्रेशन जो है वो सेम है, एंगल की भी और डायरेक्शन की भी और मैग्नीट्यूड की भी, ठीक है। यहाँ पे क्या देता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल बोलता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम क्या है, इसके अपोजिट साइड्स जो है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, अपोजिट साइड्स होते हैं इक्वल, और इनमें क्या होती है, डायगोनल। ये क्या कहता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वेक्टर हैं दो, और ये हम रिप्रेजेंट करेंगे किसे, टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनका रिजल्टेंट होगा ए और बी का, वो बीच में से होगा, जो डायगोनल हम डालेंगे यहाँ पे, जो डायगोनल है, यही डायगोनल जो है ए और बी का जो है रिजल्टेंट होगा, ये हमें रिजल्टेंट देगा वेक्टर ए और वेक्टर बी का। ये कहता है इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर हम दो वेक्टर्स जो है उनको रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल। तो रिजल्टेंट कौन देता है हमें यहाँ पे, डायगोनल देता है हमें रिजल्टेंट। यहाँ पे ये आपको ये चीज़ याद रखनी कि रिजल्टेंट हमें यहाँ पे कौन देता है, वो देता है यही डायगोनल। और जो मैग्नीट्यूड है इसका वो वही है, रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा, तो वो सेम ही है, ठीक है। तो इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम यहाँ पे देख लेंगे। देखिए अभी अगर हमारा जो एंगल अल्फा है वो हैगा फॉर एग्जाम्पल जीरो के बराबर, किसके बराबर, एंगल अल्फा अगर है जीरो के बराबर, तो यहाँ पे क्या होगा, हियर अल्फा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दैट इज इफ द एंगल वैल्यू ऑफ अल्फा इज जीरो, द टू वेक्टर्स आर ऑन द सेम साइड। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर वेक्टर्स जो हैं ये एक ही साइड में, यानी कि ऐसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, इनके बीच जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, थीटा जो होगा वो होगा 0 डिग्री के बराबर, थीटा होगा 0 डिग्री के बराबर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैंने आपको पहले ही बोला था, जिन वेक्टर्स की डायरेक्शन जो है वो सेम होगी, उनके बीच जो एंगल होता है वो होता है 0 डिग्री के बराबर। तो हमारी जो एक्सप्रेशन है कौन सी, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हम प्लेस करेंगे, ये क्या है, ये है मैग्नीट्यूड, यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इसके बराबर है। तो यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, तो ये क्या बन जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। देखिए कॉस ऑफ 0 डिग्री किसके बराबर आता है, कॉस ऑफ 0 होता है बराबर, ये होता है 1 के बराबर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ट्वाइस ए बी, ये बन जाएगा हमारा ये, ठीक है, ट्वाइस ए बी। तो ये बन जाएगा हमारी फाइनल एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखिए अब आपको मैथमेटिक्स की जो फार्मूला है वो पता ही होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वो किसके बराबर होती है, ए प्लस, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये किसके बराबर होती है, ये होती है बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये ठीक है, ये क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो हम यहाँ पे इसके बाद क्या लिखेंगे, तो रिजल्टेंट आएगा हमारा, ये किसके बराबर आएगा, रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे इसके बदले सब्स्टिट्यूट किया, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट किसके बराबर आएगा,
रिजल्टेंट आया हमारा बराबर a प्लस बी के बराबर। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे देखिए इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे मैं रब करता हूँ ये, देखिए ये है मैक्सिमम वैल्यू किसका, रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट का अगर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके बराबर होता है, रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू आर मैक्स। आर मैक्स का जो वैल्यू है वो है ए प्लस बी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्यों मैंने बताया, क्योंकि जो कॉस थीटा का जो हाईएस्ट वैल्यू है, कॉस थीटा का वैल्यू हाईएस्ट कब होता है, 1 के बराबर। ठीक है, तो कॉस थीटा का वैल्यू है 1 के ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, और जब कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तब जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा आर मैक्स, आर मैक्सिमम। ठीक है, होप ये आपको यहाँ पे समझ आया होगा। अभी हम नेक्स्ट जो है पॉइंट देख लेंगे। देखिए थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब थीटा किसके बराबर होगा, थीटा होगा 180 डिग्री के बराबर, यानी कि जब दो वेक्टर्स क्या होंगे, एंटी पैरेलल होगा, एंटी पैरेलल होंगे, यानी कि इनके बीच जो होगा एंगल वो होगा 180 डिग्री के बराबर। इसकी डायरेक्शन ये होगी और इसकी डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे आर का वैल्यू। आर किसके बराबर आएगा हमें, देखिए हमें पता है आर इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। देखिए ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ट्वाइस ए बी। देखिए अभी हम कॉस थीटा जो है इसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि हम लिखेंगे कॉस ऑफ 180 डिग्री। तो कॉस ऑफ 180 डिग्री किसके बराबर है, ये होता है बराबर -1 के। किसके बराबर, -1। तो ये है मिनिमम वैल्यू कॉस का। देखिए अगर हम बनाएंगे ना कॉस का ग्राफ, तो कॉस ये है फॉर एग्जाम्पल +1 और ये है -1, तो कॉस का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है ऐसे। ठीक है, देखिए कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या है, इसका मिनिमम वैल्यू है -1। मैक्सिमम वैल्यू किस पे है, 0 डिग्री पे, और मिनिमम वैल्यू पे है किस पे, 180 डिग्री पे। ठीक है, तो अभी जो 180 पे हम वैल्यू निकालेंगे ये होगा क्या, आर मिन, यानी कि आर मिनिमम। तो आर मैक्सिमम इससे पहले हमने निकाला, तो ये है आर मिनिमम। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू मैंने आपको दिखाया कैसे हम निकालते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे ये किसके बराबर आएगा। तो देखिए आर मिनिमम किसके बराबर आएगा, अंडर रूट यहाँ पे क्या आएगा अब, -1 कॉस थीटा के बदले, ये बन जाएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ट्वाइस ए बी। ठीक है, तो माइनस आएगा आगे। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, ये कौन सी फार्मूला बन गई, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ट्वाइस ए बी। ये वही फार्मूला है, कौन सी, ए माइनस बी का होल स्क्र है ये। ठीक है, ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्र। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे ये, तो आर मिनिमम किसके बराबर होगा, रूट ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्र। तो स्क्वायर रूट जाएगा, ये आर मिनिमम किसके बराबर आएगा, आर मिनिमम आएगा हमारा बराबर ए माइनस बी। तो ये क्या है हमारा मिनिमम वैल्यू, आर माइनस बी, ए माइनस बी। तो आर मैक्स पहले हमने देखा, आर मैक्स होता है बराबर किसके, ए प्लस बी, और आर मिनिमम ये किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर ए माइनस बी। तो ये दोनों कंडीशन जो है ये आपको याद रखनी। और मैक्सिमम वैल्यू किस पे होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और आर मिनिमम ये कंडीशन कब होती है, जब थीटा होगा किसके बराबर, 180 डिग्री। ठीक है, जब होगा 180 डिग्री। और इसके बाद है एक और कंसेप्ट, एक और पॉइंट, जब थीटा क्या होगा, थीटा होगा 90 डिग्रीज के बराबर। ठीक है, थीटा किसके बराबर होगा, 90 डिग्रीज के बराबर। तो हम देखेंगे तब जो आर का वैल्यू है, आर का वैल्यू है ये क्या आएगा हमारा। ठीक है, तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ये देखिए अभी मैंने आपको कॉस का जो है ग्राफ है वो मैंने दिखाया आपको, हम उसी ग्राफ से ये अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, ग्राफ से हम देख लेंगे ये। देखिए मैंने अभी आपको यहाँ पे ग्राफ दिखाया, मान लीजिए यहाँ पे +1 है। ठीक है, तो +1 से स्टार्ट होता है कहाँ तक, -1 तक। ठीक, देखिए 90 डिग्री एंगल कहाँ पे, 90 डिग्री, अगर यहाँ पे कितना है, 0 डिग्री एंगल, यहाँ पे कितना है 180, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 90 डिग्री। अगर आप 90 डिग्री पे देखेंगे कॉस का वैल्यू क्या है, यहाँ पे कॉस का वैल्यू यहाँ पे 0, कॉस 90 का 0, कॉस 90 का जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, ये है 0 के बराबर। ये आपने ग्राफ पे देखा भी। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए अभी हमें पता है आर किसके बराबर है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो कॉस थीटा के बदले हम लिखेंगे क्या, 0, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ट्वाइस ए बी इंटू 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब हम 90 का वैल्यू देंगे cos 90 बन जाएगा, तो cos 90 किसके बराबर है, 0 के बराबर।
तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्यों ये वाली टर्म बन जाएगी पूरी 0 के बराबर। तो और किसके बराबर आएगा यहाँ पे हमें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कब होगा, जब हमारा थीटा होगा 90 डिग्रीज के बराबर, किसके बराबर 90 डिग्रीज के बराबर। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो तीन कंडीशंस हैं, जब थीटा होगा 0 डिग्री के बराबर, जब थीटा होगा 180 डिग्रीज के बराबर, और जब थीटा होगा 90 डिग्रीज के बराबर। यहाँ पे है आर मैक्स का वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर हमें यहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे क्या मिलता है मिनिमम वैल्यू ऑफ आर। और यहाँ पे भी आपने देखा ये होता है बराबर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये तीन कंडीशंस हैं। और इसके बाद हम देखेंगे, देखिए और जो ये है ना वेक्टर एडिशन, ये होता है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। ये बात आपको याद रखनी है, ये क्या होता है, ये कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, इसी तरह एसोसिएटिव भी होता है, ठीक है, एसोसिएटिव भी होता है और कम्यूटेटिव भी होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको कुछ याद रखनी, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स में वेक्टर एडिशन। तो इसके बाद देखते हैं क्या है, तो ये है अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर इनटू कंपोनेंट। देखिए अभी हमने पढ़ा फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वेक्टर दो हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इनको जब हम क्या करते हैं एडिशन करते हैं, तो हमें निकलता है यहाँ पे रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं समेशन करते हैं। लेकिन जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कंपोनेंट्स है, इसमें क्या करते हैं हम, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, इसको क्या करते हैं, इसको हम करते हैं डिवाइड। यहाँ पे क्या करते हैं डिवीजन करते हैं, डिवाइड, यानी कि एक ही वेक्टर को डिवाइड करते हैं कंपोनेंट्स में। किन कंपोनेंट्स में, जिनसे ये बना होगा। एज्यूम करते हैं हमारे पास एक वेक्टर है, देखिए ये वेक्टर क्या है, आप मान लीजिए रिजल्टेंट वेक्टर है किसी दो वेक्टर्स का। ठीक है, इस रिजल्टेंट वेक्टर को हम क्या करेंगे, हम इसको स्प्लिट करेंगे दो पार्ट्स में जिनसे ये बना होगा। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है, ये बना होगा A1 और A2 से। ठीक है, तो हम निकालेंगे इसके कंपोनेंट्स, किसके, वेक्टर ए के। इसके जो कंपोनेंट्स है वो क्या क्या है, वो है A1 और A2। तो इसी को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू कंपोनेंट, यानी कि किसी वेक्टर को रिजोल्व करना। जस्ट एज इट इज पॉसिबल टू कंबाइन टू और मोर वेक्टर्स, जैसे कि ये पॉसिबल है क्या, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को हम क्या करते हैं कंबाइन करते हैं। इसी तरह ये भी पॉसिबल है कि हम एक वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में हम डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, द स्प्लिट पार्ट्स आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। जो यहाँ पे स्प्लिट पार्ट्स हमारे निकलते हैं उनको बोलते हैं कंपोनेंट, जैसे A1 और A2 है। या एक और एग्जाम्पल दूंगा मैं यहाँ पे आपको, ये है फॉर एग्जाम्पल वेक्टर R, ये है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, इसके अगर हम कंपोनेंट्स निकालेंगे कि स्प्लिट करेंगे हम इसको स्प्लिट करेंगे दो वेक्टर्स में, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और बी क्या हुए इसके, ये हुए इसके कंपोनेंट्स। ठीक है, इफ ए वेक्टर इज डिवाइडेड इनटू टू और मोर वेक्टर्स इन सच अ वे दैट द ओरिजिनल वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ डिवाइडेड पार्ट्स, यानी कि जो ये जिसको हम रिजॉल्व करेंगे ये क्या होता है, ये होता है इन दो कंपोनेंट्स का होता है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, देन दोज डिवाइडेड पार्ट्स आर कॉल्ड कंपोनेंट। तो इन दो डिवाइडेड पार्ट्स, यानी कि जो डिवाइडेड पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमने वेक्टर आर को डिवाइड किया, यानी कि स्प्लिट किया दो वेक्टर्स में, किन किन में, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, ये है कंपोनेंट्स ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर। तो होप ये आपको समझ आया होगा कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का क्या मतलब है। देखिए फिर हम देखते हैं ये जो रेजोल्यूशन है यानी कि कंपोनेंट से ये हम कैसे निकालते हैं। देखिए हम यूजुअली दो कंपोनेंट्स निकालते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं हम कॉस कंपोनेंट, क्या बोलते हैं कॉस कंपोनेंट, और दूसरे कंपोनेंट का हम बोलते हैं साइन कंपोनेंट। ठीक है, कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि ये जो कंपोनेंट्स हैं ये हम कैसे निकालते हैं। आप मान लीजिए हमारे पास एक देखिए वेक्टर है आर, ये क्या है वेक्टर आर। फॉर एग्जाम्पल इसके दो कंपोनेंट है, ये वेक्टर ए है ए कंपोनेंट, और दूसरा वेक्टर है ये वेक्टर बी। हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अब मान लेंगे जो है वेक्टर है ये कॉस, जो इसका जो ये वाला कंपोनेंट है बी, वेक्टर बी, इसके साथ बनाता है एंगल थीटा। क्या बनाता है एंगल थीटा। ठीक है, जो आर है ये बनाता है एंगल थीटा, किसके साथ वेक्टर बी के साथ, ए के साथ नहीं बी के साथ बनाता है वेक्टर ये एंगल थीटा। तो जिस कंपोनेंट के साथ ये एंगल थीटा बनाता है उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं कॉस कंपोनेंट। क्या बोलते हैं, उस कंपोनेंट को बोलते हैं कॉस कंपोनेंट। और जो दूसरा फिर होता है उसको हम बोलते हैं साइन कंपोनेंट। ये आपको याद रखना है ऐसे, साइन कंपोनेंट। ठीक है, ये हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे कि कैसे होता है इसके बराबर। तो फिलहाल आपको ये चीज़ याद रखनी है, जिस वेक्टर के साथ ये एंगल थीटा बनाएगा उसको बोलते हैं कॉस कंपोनेंट, और जिसके साथ नहीं बनाएगा यानी कि जो दूसरा कंपोनेंट होगा उसको हम बोलते हैं साइन कंपोनेंट। आप देखिए यहाँ पे, देखिए ये क्या है, ये रिजल्टेंट आर वेक्टर। ठीक है, और ये इसको जब हमने स्प्लिट किया है तो यहाँ पे निकला हमारा ए और वेक्टर
बी, तो ए और बी क्या है, इसके कंपोनेंट थे, ठीक है, ए और बी इसके कंपोनेंट थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए कॉस किसके बराबर आता है, कॉस होता है बराबर बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। देखिए यहाँ पे बेस क्या है, बेस की अगर हम बात करेंगे, बेस है ओपी, यानी कि ए, ये क्या है ओपी, ठीक है। तो हम लिखेंगे थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ पी डिवाइड हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे ओ टी है, ये ना हाइपोटेन्यूज, ये क्या है, ये है परपेंडिकुलर या ऑल्टीट्यूड जिसको हम कहते हैं, ये क्या है, ये है हाइपोटेन्यूज, तो ओ टी, तो हम क्या लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल ओ पी डिवाइडेड बाई ओ टी, ये मान लीजिए यहाँ पर थीटा है यहाँ पे एंगल, ठीक है। तो कॉस थीटा है ओ पी डिवाइडेड बाई ओ टी, जैसे यहाँ पे लिखा है। तो अगर हम ओ पी का यहाँ पे निकालेंगे वैल्यू, ओ पी किसके बराबर आएगा, ओ टी इंटू कॉस थीटा, यानी कि यह इसको मल्टीपल हो जाएगा, ओ पी किसके बराबर है, ओ टी इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ओ टी किसके बराबर, ओ टी है ना आर के बराबर, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओ टी के बदले लिखेंगे आर, और यहाँ पे है कॉस थीटा। तो ए वाला कंपोनेंट जो है ए, इसी के साथ बनाता है ना ए, कितना एंगल, थीटा, थीटा एंगल किसके साथ है, इसी कंपोनेंट के साथ है। तो ये बन गया आपको ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, यानी कि ये कौन सा कंपोनेंट है, कॉस कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, तो इस कंपोनेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर बी है, इसको लिखेंगे हम बी कॉस थीटा, क्या लिखेंगे बी कॉस, यहाँ इसने ए रखा है तो ये लिखा है, और रिजल्टेंट क्या लिखा है आर, इसने सर यहाँ पे बी कॉस थीटा नहीं आर कॉस थीटा लिखेंगे, आर कॉस थीटा, ठीक है। और इसी तरह ये वाला जो है इसको लिखेंगे हम, ए को ए है, ए किसके बराबर है आर साइन थीटा, ए है बराबर आर साइन थीटा, और बी है किस बराबर आर कॉस थीटा। तो ये है दो कंपोनेंट, सिंपली आपको ये याद रखना है, जिसके साथ एंगल थीटा बनाएगा उसको बोलते हैं कॉस कंपोनेंट, और वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर आर कॉस थीटा, आर क्या है रिजल्टेंट वेक्टर, और ये होता है दूसरा आर साइन थीटा, ये है दूसरा कंपोनेंट। तो ये है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। देखिए आज के लेक्चर हम बस यहीं पे स्टॉप करेंगे, इसके बाद दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके, वो है वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट, उसमें दो प्रोडक्ट्स हैं, एक तो हमारा डॉट प्रोडक्ट है और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि डॉट प्रोडक्ट हम दूसरा नाम है इसका स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, इसी तरह उसका है वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे, आज के लेक्चर में हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, वरना ये लेक्चर जो है ये लंबा चला जाएगा। तो होप आपको यहाँ तक सारा कुछ समझ आया होगा। तो अगर कोई डाउट होगा वेक्टर्स के रिलेटेड, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी हम जो है नेक्स्ट पार्ट में हम ये कंटिन्यू करेंगे। होप आपको यहाँ तक सारा कुछ समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, तो अल्लाह हाफिज़।